बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफियत से होंगे। अच्छा जी, तो भाई फाइनली भाई मैं मैथ के पोर्शन को अब स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, आपने पहले मैंने अभी जो है फिज़िक्स का पोर्शन एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब जो है हम मैथ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज का जो मैथ का पोर्शन आया था वो काफ़ी हार्ड था। ठीक है, इतना हार्ड नहीं था लेकिन हार्ड था। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे कि भाई जिसमें आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, मतलब ईजी आता है लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि भाई दिमाग जो है सबों का हिला दिया बच्चों का। ठीक है, काफ़ी बच्चे मतलब देखा रहा है तो काफ़ी बच्चे परेशान थे। ठीक है, तो इसे डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इस पोर्शन में मैंने जैसे आप लोगों के साथ वादा किया था कि भाई मैं जो ये आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कराऊंगा, साथ में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को बताऊंगा कि कल आने के चांसेस कौन से हैं, कल कौन कौन से एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं या कल क्या पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके के भी मैं आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तभी कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने फ्रेंड्स के साथ तो लाजमी शेयर करना। ठीक है, आज 17 तारीख जो मैथ के एमसीक्यूज़ आए थे उसे डिस्कस करते हैं। और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर हिट करना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। जी तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला एमसीक्यूज़ वो हमारे को क्या दे रहा है बेटा, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट्स। ठीक है, अगर हम जो ये प्रोडक्ट करेंगे दो कंजुगेट का तो वो हमारे पास हमेशा क्या आता है बेटा, रियल नंबर आता है। ठीक है, अब रियल नंबर कैसे आएगा, अगर जाहिर बात है कि हम कंजुगेट करेंगे। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास 1 - 4 आयोटा। ठीक है, मेरे पास ये एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं क्या करूँगा, इसका कंजुगेट लूँगा तो कंजुगेट क्या आएगा बेटा, इसके पास मेरे पास 1 + 4 आयोटा आएगा। माइनस वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 1 + 4 आयोटा। ठीक है, अब कंजुगेट वो कह रहा है ना कि दो नंबर्स का, तो दो नंबर्स का कंजुगेट का मतलब क्या होगा बेटा, एक नंबर होगा आपका नेगेटिव में यानी कि 1 - 4 आयोटा और एक ले लो आपका 1 + 4 आयोटा। ठीक है, या खाली आयोटा भी ले लो, बात एक ही। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा यानी कि एक सिंगल नंबर आएगा। ये देख लेना आप। ठीक है, करके भी भले आप चेक करना। जैसे ये सेकंड एमसीक्यूज जो हमारे पास मैट्राइसिस के एमसीक्यूज है, सारे मैंने मैट्राइसिस के एमसीक्यूज लिखे हैं जो भी आए हुए थे। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ, ये मैंने स्टार क्यों लगाया, ये मैंने स्टार इस वजह से लगाया, ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है यानी कि कल आने के इनके चांसेस हैं। ठीक है, आप इससे रिलेटेड इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कल मे भी इंशाल्लाह ये वाले एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो सेकंड एमसीक्यूज में आपको क्या दे रहा है, -2 0 0 और 2। ठीक है, ये आपके पास कौन सा मैट्राइसिस से आपसे पूछा गया था, स्केलर, डायगोनल या फिर जो है वो एमसीक्यूज दिए थे। जहाँ तक मेरे को बच्चों ने भेजा है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्केलर या डायगोनल। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बताना था, तो ऑप्शन था आपका बेटा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ये जो है मैट्राइसिस कैसे था बेटा, कि अगर आप डायगोनल के एलिमेंट्स देखो ना, ये आपका कौन सा है, ये आपका डायगोनल कहलाता है। ये भी होता है डायगोनल लेकिन ये आपका मेन डायगोनल कौन सा है, ये कहलाता है। ठीक है, अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स अगर आपके चेंज है, ठीक है, यानी कि -2 है और 2 है, अगर ये डायगोनल के एलिमेंट्स आपके चेंज है और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। यानी कि बाकी ये दोनों जीरो हैं और ये दोनों आपस में चेंज है, तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब डायगोनल की भी बेटा हमारे पास कितनी, दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है आइडेंटिटी और एक होता है स्केलर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें अगर खाली 1 1 हो डायगोनल के एलिमेंट्स, बाकी सारे जीरो, जैसे ये दोनों जीरो और ये डायगोनल का एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 1 है, तो ये मतलब 1 ही है। ठीक है, दोनों मतलब 1 1 है, तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट, या इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेकंड वाला जो है इसी का मतलब एक और दूसरी जो टाइप्स है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, यानी कि अभी ए है, यानी ए भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। अभी तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ऑर्डर भी आपको आना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, कि हमारे पास जो मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जो हम बताते हैं ना, वो हमारे पास ऑर्डर होता है, यानी कि रोज़ और कॉलम हम बताते हैं। ये पहले रो होती है फिर हमारे पास कॉलम होता है। मैट्रिसेस का मैंने पूरा एक्सप्लेन कराया था लेक्चर, वो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है, भले 3 × 3 का हो, लेकिन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर आपके पास सेम सेम हो तो वो हमारे पास कौन सा कहलाता है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना, मे भी इंशाल्लाह कल ये आ सकता है। थर्ड हमारे को देखो वो कौन सा एमसीक्यूज दे रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ डिटर्मिनेट ऑफ जीरो। ठीक है, अगर किसी भी मैट्राइसिस का डिटर्मिनेट जीरो हो जाए तो वो बेटा हमारे पास कौन सा मैट्राइसिस कहलाता है, सिंगुलर मैट्राइसिस कहलाता है। ठीक है, ये सवाल आज पूछा गया था। अब कल जो है वो इस तरह का सवाल पूछ सकता है, अगर अगर उसका डिटर्मिनेट जीरो ना हो यानी कि नॉन जीरो हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस हो जाएगा। समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेट जीरो हो गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर वो नॉन जीरो हुआ तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा।
अच्छा फोर्थ हमारे पास इजी इजी सा सवाल था, अगर m माइनस एन और m प्लस एन इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर होता है बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे एम और एन उसने दे दिया। अच्छा पांचवा एमसीक्यूज में देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। बेसिकली आपको पता है हमारे पास एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसने बेसिकली दी है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा की जगह उसने क्या दे दिया, ए दे दिया। यही एमसीक्यूज जो है आपके अभी जो मैंने उसके पास पेपर के एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए थे कायदा इमाम यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर भी यही एमसीक्यूज आया था और यहाँ पर भी आ गया। तो ये बेसिकली आपका किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और मैंने आपको बोला था कि बेटा टिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो है ना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, देखो सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज आए ना, ये सारे कहाँ से आए, कहाँ से निकल के आए, ये आपके टिग्नोमेट्री पोर्शन के, मतलब ज़्यादातर एमसीक्यूज में टिग्नोमेट्री मैट्रिसेस और फंक्शन से दिए गए थे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूरा जो बेस हुआ था सारा मैंने देखा जो टिग्नोमेट्री पोर्शन था। सही है। अच्छा अब देखो डेरिवेटिव में से एक एमसीक्यूज था, छठा एमसीक्यूज देखें आप। डेरिवेटिव में से एमसीक्यूज था जो दिया गया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। हमें क्या करना था, इसका डेरिवेटिव निकालना था। अब देखो बेटा इसका डेरिवेटिव आप बहुत इजी निकाल सकते हो। डेरिवेटिव का आपके अंदर पावर रूल आपको अगर आता है ना, तो मैं समझ रहा हूँ आप डेरिवेटिव में आप गोल्डन पीस हो। ठीक है, आपको डेरिवेटिव आराम से आता है अगर आपको पावर रूल से निकालना आता है डेरिवेटिव। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ये तो बहुत लंबे होते हैं, और आपका बाय चेन रूल ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आपको ये आना चाहिए पावर रूल। अच्छा अब देखो ये हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ डिवाइड में मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि 2x की पावर -3 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब ये पावर जो है आपकी इसके साथ कॉफिशेंट के साथ क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। ये आपको पता है पावर रूल के मुताबिक। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 जब 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, पावर में हम क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं, यानी कि x की पावर -3 और -1 क्या हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4 ऊपर पावर में, अब मैं क्या करूँगा माइनस को जो है ख़त्म करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा नीचे की तरफ ले आऊँगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। तो ये मेरा आंसर आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया किसका, 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का। समझ रहे हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये तो डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने अभी दिया हुआ है ना, वो ऐसा दिया हुआ है घुमा फिरा के, मैं खुद हैरान हूँ यार, इतना लंबा उसमें लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन ये है कि हमें तो करना तो पड़ेगा टेस्ट में आया। ठीक है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ, वो बाय चेन रूल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सातवां एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है। अब ये एमसीक्यूज यार थोड़ा सा लॉजिकल था, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था। मैं खुद हैरान था, मैंने बोला यार, मैंने जो जिस स्टूडेंट ने मेरे आज जो हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट देकर आए थे, मैंने उसको बोला कि बोला यार आप बहुत एक दफ़ा वापस सोच लो कि एक्स स्क्वायर ही बोला था या एक्स बोला था। वो कह रहा था सवाल में कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना, डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से लेना। एक्स की रिस्पेक्ट से नहीं बोला। अगर वो एक्स की रिस्पेक्ट से बोलता है, जैसे अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूँ मैं एक्स की रिस्पेक्ट से, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो सिंपल डेरिवेटिव है। लेकिन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से। ठीक है, सबके पास एमसीक्यूज चेंज थे। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ है तो बराबर वाले के पास कुछ और एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मतलब टफ था आज का टेस्ट, बहुत टफ था। ठीक है, अच्छा पावर रूल मैंने पहले देखो यहाँ पर पावर रूल का एक्सप्लेन किया हुआ। बेटा पावर रूल क्या होता है, वही सेम आपको पता है। अगर एक्स पावर एन का डेरिवेटिव लूँगा तो एन यहाँ पे क्या करेगा, कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस हो जाएगा। ये चेन रूल और पावर रूल का हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला है, यानी कि जनरल तरीका है। ठीक है, और चेन रूल का हमारे पास जनरल तरीका क्या, अगर मेरे पास डी वाई बाई डी जेड का मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करूँगा कि पहले डी वाई का डेरिवेटिव लूँगा एक्स की रिस्पेक्ट से, फिर मैं लेना डी एक्स का डेरिवेटिव लूँगा जेड की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनाएगा, डी वाई बाई डी जेड बनाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से निकलता है, ये कहलाता है मेरा बाय चेन रूल। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, अगर आपको नज़र नहीं आ रही हो तो मैंने यहाँ ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिख दी। सही है, अब मेरे को मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना था, एक्स क्यूब का निकालना था। किसकी रिस्पेक्ट से निकालना था, एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्स क्यूब को जो है ना, आपका पहला जो एक्स क्यूब था, मैंने उसको सपोज कर लिया वो मेरा किसके बराबर है, वाई के। ठीक है, एक्स स्क्वायर बेटा मेरा बराबर कर लिया मैंने सपोज कि मेरा वो जेड के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डेरिवेटिव लूँगा। ठीक है, मैंने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया, यानी कि वाई का डेरिवेटिव लिया एक्स की रिस्पेक्ट से, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, y का डेरिवेटिव लिया
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो मेरे पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये आया और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से डी जेड का डेरिवेटिव लेना है, तो मेरा पास डी जेड का डेरिवेटिव मैं कैसे लूँगा, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो डी जेड का डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट से, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा बेटा, 2x होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था बेटा, चेन रूल में मेरे पास क्या था, x और नीचे क्या था, z था। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास z ऊपर है और x नीचे है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करा, z को ऊपर, सॉरी z ऊपर था तो वो नीचे आ गया, x नीचे था वो ऊपर चले गया। जब ये नीचे ऊपर हो गया तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा, जब इधर हुआ है तो इधर भी होगा रेसिप्रोकल। तो ये क्या था, 2x था, तो ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/2x मेरे पास बन जाएगा। ये बन गया। अब इसकी वैल्यू मिल गई और dy/dx की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों की वैल्यू को बेटा क्या करोगे, इस बाय चेन रूल वाले फार्मूले में पुट कर दो। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों फार्मूले एक ही है। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों में बेटा पुट करोगे, आपने dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, आपके पास 3x स्क्वायर आता, 3x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि डॉट आपका मल्टीप्लाई, वो ऐसे कैसी, 1/2x किसकी आई थी, x और z की। ठीक है, वो आ गया यहाँ पे, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 3x/2। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, डेरिवेटिव का, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से निकल के आया। मतलब यार ये MCQs थोड़ा सा बच्चों को घुमा फिराने वाला था, कि मतलब बच्चा पढ़ के वो सोचे यार ये इसका आंसर क्या होगा, 2-5 मिनट तो वो इसी में लगा देगा। MCQs हमेशा देखो ना, इंटी टेस्ट में ऐसे MCQs आते हैं जो बेटा आपके पास 1 मिनट में सॉल्व हो रहे हो। अब इसमें MCQs इतना लॉजिकल दिया, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे और कुछ MCQs को उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 8वां MCQs हमारे को क्या दे रहा था, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में से दे रहा था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, या इस तरीके से दे सकता है, या फिर उसने जहाँ तक मेरे को जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं MCQs, तो उसमें आंसर इस तरीके से आता है, जैसे 5/5। ठीक है, ये आपकी रो कहलाती है, ये आपका कॉलम कहलाता है। तो आपकी रो और कॉलम दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 4/4 हो गया, ठीक है, 3/3 हो गया, 2/2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों नंबर्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब वहाँ पे उसने नवा MCQ पूछा था कि आपके पास पीरियड ऑफ 2 sin x। ठीक है, 2 sin x का उसने पीरियड पूछा था। अब ये देखो बेटा, ये जो 2 है ना, 2 इस साइन के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। बेसिकली ये 2 आपका यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये आपका 2 यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2 आपका जो है एम्पलीट्यूड है, और बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है साइन एक्स का पीरियड। तो साइन एक्स का पीरियड बेटा हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कॉस का पीरियड भी मालूम होना चाहिए, जैसे कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है बेटा, वो 2 पाई होता है। ठीक है, वो भी 10x का पीरियड मालूम होना चाहिए, जो कि आपके पास क्या होता है बेटा, पाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक और जो है सीकेंड और कॉट, इनका भी पीरियड आप चेक कर लेना। आपको पीरियड, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सब का मालूम होना चाहिए। यानी कि टिग्नोमेट्रिक पोर्शन तो मैं कह रहा हूँ ना, आप घोल के पी लो। मेरान में अगर पास करना है ना मैथ पोर्शन, तो टिग्नोमेट्रिक पोर्शन तो मैं कह रहा हूँ मस्ट है। ठीक है, वो लाजमी देता है ना, तो उसे घोल के पी लो। सही है। अच्छा, अब 10वां MCQs देखो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10वें MCQs में वो कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो सीक्वेंस दे रहा है ना बेटा, 1, 3, 7, 5, 15, ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी जो अगली जो 2 टर्म होगी ना, वो हमें बतानी है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म, यानी कि अगली 2 टर्म। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, बल्कि लिखा हुआ है 1, 3, 7, 5। ठीक है, अब बेटा इसको देखो 2 तरीके से आप सॉल्व करते हो। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले टेस्ट में जिस तरीके से भी आपको आसान लगे वो उस तरीके से आप कर लेना। अब पहले देखो बेटा, या तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लो। ठीक है, या ये समझो, अगर आपको डिफरेंस में अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, ये देखो कि नेक्स्ट टर्म कैसे बननी है। पहले मैं आपको डिफरेंस से समझाता हूँ। 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा, 2 का डिफरेंस है। 3 और 7 के बीच में बेटा कितना डिफरेंस है हमारे पास, 4 का डिफरेंस है। सही है सर। अब 7 और 15 के बीच में सर कितना डिफरेंस है हमारे पास, सर जी हमारे पास 8 का डिफरेंस है। अब ये देखो आपके पास क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है। जैसे 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। 4 का डबल क्या है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, यानी कि मल्टीपल आता जा रहा है ना, 2 का मल्टीपल। अब अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी क्या होगा, इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो भी क्या होगी, इसी की मल्टीपल होगी, यानी कि 8 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आता है, 16 आता है।
तो आपने क्या कर देना, 15 में 16 को ऐड कर देना, तो 5 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, एक ऊपर एक और एक 2, और ये हो जाएगा 36, सॉरी 31, सही है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास 31, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर उसमें भी उसका मल्टीपल करोगे, 16 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें कितना होगा, 16 होगा। अब अगली वाली जो नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है उसमें क्या होगा, 32 हो जाएगा, यानी कि 16 का डबल, ठीक है। वो क्या आ गया, 32 आ गया, यानी कि 16 का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो ये तरीका हो गया, आप डिफरेंस के ज़रिए मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपके पास ये है कि बेटा अगर 1 के बाद 3 आ रहा है तो 3 कैसे आ रहा है, ये भी तो एक लॉजिक है ना, कि 1 के बाद 3 ही क्यों दे रहा है, 3 के बाद 7 ही क्यों दे रहा है, 7 के बाद 15 ही क्यों दे रहा है, मतलब अगली टर्म वो कैसे आ रही है, ये जनरेट करना सीख गए ना तो इजीली हो सकता है, ठीक है। अब अगली टर्म को आप देखो, अगर मैं देखूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। मैं उसमें अगर 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं, अब जो मेरे पास 3 बन गया, अब देखो मैं 3 को क्या करता हूँ, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6। फिर उसमें अगर मैं 1 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। अब अगला वाला भी ऐसे ही होगा, 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 14, 14 में 1 प्लस करूँगा तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मैं 15 को करके देखता हूँ, ठीक है। मैं 15 को क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 को 2 से क्या कितना आ जाएगा, 30, इसमें 1 प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 31 आ गया। और वही चीज़ मैंने डिफरेंस से निकाल दी थी जो मेरे पास आ चुकी थी। अब इसी तरीके से अगर मैं 31 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 31 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 31 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो 2 1 2 हो गया, 2 3 हो जाएगा 62, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आया बेटा, 62 आया। इसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 63 आ गया। तो ईजी यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है तो ठीक है, अगर आपको डिफरेंस वाला तरीका ठीक लगता है तो वो भी ठीक है। या तो दूसरी टर्म बनाना सीख जाओ, या इन दोनों के डिफरेंस निकाल के उस तरीके से आप सॉल्व कर लो तो वो भी ईजी है, सही है। अच्छा, अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो मतलब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जो इस तरीके से पूछा गया था। अब इसमें आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे हेलो आई करवा देता हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पहले से यहाँ पे सब कुछ लेके रखा हुआ है, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे पहले प्रैक्टिस की है। अब देखो पहले आपको यहाँ पे जो है आपको ये एंगल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल टेबल का जो है मतलब जो एंगल की जो रोटेशंस होती है, पीरियड होता है, वो किस तरीके से चलता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है, ये हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, कहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं, ये हमें बताते हैं कि बेटा कहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, कहाँ पे नेगेटिव होगी। यानी कि साइन पॉजिटिव कहाँ पर होगा, साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा। अब देखो हमारे पास जो रोटेशन चलती है ना एंगल्स की, तो वो किस तरीके से चलती है बेटा, पहले 0, फिर 90, फिर 180, 180 के बाद क्या आता है 270, 270 के बाद क्या आता है 360 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास सर्किल चलता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास के पहले जो हमारे पास साइन जो दिया गया है ना, साइन 1290, यानी कि 1290 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, उसने थोड़ा सा आपको बहुत घुमा फिरा के दिया है, तो हमें ये पहले चेक करना है कि ये किसके जो है मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए बेटा पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने इसको कुछ हिस्सों में ब्रेक कर दिया। मैंने क्या किया, पहले जो एंगल था ना, एंगल को मैंने क्या करा, पहले मैंने कुछ जो पार्ट्स में क्या किया, इसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, मैंने 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 360 डिग्री से, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 1080, ये मेरे पास आंसर आएगा। फिर मैं अगर मैं उसमें प्लस करूँगा बेटा, कितने यहाँ पे 210 प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 1290, ये मेरे पास बन जाएगा। तो मैंने इसको क्या करा, 200 में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया बेटा, आपका साइन 360 डिग्री जो है वो बेटा बराबर होता है 0 के, ठीक है, ये याद रखना। आपका साइन 360 डिग्री जो है बेटा वो क्या होता है, इक्वल होता है 0 के। तो मतलब ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, तो मेरे पास क्या बचा, 210 बचा, तो मेरे पास एंगल क्या आ गया बेटा, वो ये आ गया। यानी कि ये इससे कन्वर्ट हो गया, हमारे पास एंगल क्या बन गया, 210 बन गया, यानी कि 210, यानी कि साइन 210 की अब मुझे क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये भी हमारे पास कोई एक मेन मतलब वो एंगल नहीं है, जैसे साइन 90 होता है या साइन हमारे पास 180 होता है, ये हमारे पास ऐसे मेन एंगल है जिसकी वैल्यू हम इजीली बता सकते हैं ना, आपको याद भी होगी, इसकी ट्रिक भी आपको आती होगी, सही है। अब मैंने यहाँ पे देखो, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में स्प्लिट किया। कैसे, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसमें 30 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा,
क्या बनेगा यहाँ पे मेरे पास 210 बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से एंगल बनेगा। अब यहाँ पे आपको पता है साइन 180 भी हमारा 0 को बराबर होता है, तो मेरे पास क्या बचा, साइन 30 बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो बेटा कि यहाँ पे आपके पास जो 210 आ रहा है, 210 किन एंगल्स के बीच में आ रहा है, पहले ये देखो। साइन 210 कहाँ पर आएगा बेटा, 180 और 270 के कोऑर्डिनेट, इन दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। यानी कि साइन कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये चीज़ आपको पहले ये चीज़ देखनी है, जब स्प्लिट कर लो ना एंगल को, तो ये चीज़ देखो कि बेटा आपका कोऑर्डिनेट जो आपका साइन है या कॉस है या टेन है, कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो ये आपके जा रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में। हमें कैसे पता लगा कि ये 210 था, तो 210 में हमें कैसे पता लगा कि बेटा 180 और 270, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे पास सिर्फ टेन और कॉट जो है ना बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी जो टिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास हैं टिग्नोमेट्रिक टर्म, तो वो हमारे पास क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। यानी कि साइन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन हमारा नेगेटिव आ गया, यानी कि ये समझ लो इसका आंसर हमारे को नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और हमारे पास माइनस ऐसा का ऐसा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया साइन 1290, यानी कि 1290 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2। ये इस तरीके से आया, इतना मतलब घुमा फिरा के दिया था। अगर ये माइनस में दे देता, अगर यहाँ पे एंगल, तो हमारे पास क्या आ जाता आंसर बेटा, हमारे पास पॉजिटिव में आ जाता, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे को देखो नेक्स्ट एमसीक्यू जो 12वां, वो हमारे को क्या दे रहा है बेटा, साइन 7 पाई। साइन 7 पाई किसके इक्वल होता है, बेसिकली 7 पाई है ना बेटा। अब यहाँ पे मैं आपको मेन लॉजिक बताऊँ कि आपका साइन, अगर साइन 7 पाई है ना, तो ये 0 के बराबर होगा। कैसे कि आप पहले पाई को जो है, पाई किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूँ एक मिनट से मैं पेज ले लूँ, ठीक है बेटा। देखो अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा है, वो साइन 7 पाई दे रहा है। अब 7 को अभी हटा दो, अभी समझ लो आपके पास साइन पाई है, ठीक है। साइन पाई, आप पाई किसके इक्वल होता है बेटा, 180 के इक्वल होता है ना। कि अगर हमारी जो रोटेशन बनती है, अगर ये एक सर्किल कंप्लीट करता है यहाँ तक, तो ये क्या कहलाता है, 180 तक, ये पाई कहलाता है। तो आपको पता है साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 180 तो 0 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे साइन n पाई निकालना हो, एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो ना, अगर एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई भी यानी इंटीजर हो या कोई भी होल नंबर हो, नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो, तो बेटा हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर अब मुझे साइन n पाई निकालना हो ना, n पाई, तो यहाँ पे हमेशा आंसर बेटा मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। तो ये मेन लॉजिक है ना, अभी मेरे को भी समझ में आ गया। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि साइन बेसिकली 180, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो एक्सपेक्टेड के लिए यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे कॉस भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे कॉस n पाई लिखा हुआ है। अब n यहाँ पे जो है बेटा, वो डिपेंड करेगा अगर n यहाँ पे क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करेगा n। अगर n आपका बेटा यहाँ पर इवन हुआ, जैसे कि कॉस 2 पाई, अब 2 यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर कॉस अगर आपका इवन हुआ यहाँ पे, मतलब n यहाँ पे इवन हुआ, तो बेटा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे n ऑड हुआ, यानी कि अगर cos 3 पाई निकाल लो, ठीक है, तो आपका आंसर बेटा किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, समझ गए। अगर आपका यहाँ पे n आपका कोई भी इवन नंबर हुआ तो 1 आएगा, अगर आपका n यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर हुआ तो हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यू जो रह गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज लिखा हुआ था, एमसीक्यूज हमारे पास आया था कि रेसिप्रोकल ऑफ द कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा का हमें क्या करना था, रेसिप्रोकल बताना था। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल बेटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो कि बेटा रेसिप्रोकल में और इन्वर्स में, इन दोनों में क्या होता है, फ़र्क होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल और आपके इन्वर्स में, इन दोनों में क्या होता है बेटा, आपके डिफरेंस होता है। यानी कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, तो ये इस तरह नहीं होगा कि 1/10, ठीक है, ये गलत होगा, 1/x, ये गलत होगा, ठीक है। अगर आपने जो है, अगर 1/10 का अगर मैं बताऊँ ना, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है। अगर मैं बोलूँ 10 का रेसिप्रोकल निकाल के दो 10x का, तो क्या आएगा, 1/10x आ जाएगा, इन्वर्स नहीं आएगा। 1/, वो क्या चल जाएगा, वो नीचे डिवाइड में चली जाएगी टर्म, ठीक है, वो होता है रेसिप्रोकल। अगर मैं 1/10x का जो है 1/10x का रेसिप्रोकल बताऊँ, तो ये मतलब ये रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा बेटा, कॉट के इक्वल होगा, ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल और जो है इन्वर्स में फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, 15वां एमसीक्यूज में देखो, वो आपको क्या बोला, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें क्या करना था, इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म मालूम करनी थी। अब फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है सवाल, मुझे इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, मैं n की जगह पे 4 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 4 पुट किया
डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि 4 टर्म मालूम करनी थी तो n की जगह पे मैं 4 पुट कर दूंगा। अगर 5 टर्म या 6 टर्म या कोई भी टर्म मालूम करनी हो वो इसके अंदर पुट कर दो तो वो हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, 16वां एमसीक्यूज़ में देखो आपको क्या बोल रहा था कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 20 n की पावर 0 इंटू जेड। जेड यहाँ पे क्या था बेटा, कोई भी इंटीजर नंबर था। ठीक है, जेड क्या था यहाँ पे, कोई भी इंटीजर नंबर था और n की पावर 0 दे रहा था। अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, समीशन के मुताबिक 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 20 तक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बेटा हमारे पास, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, n की जगह अगर 1 पुट करता हूँ, ठीक है, 1 पुट किया तो 1 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा बेटा, 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, क्योंकि हमें पता है कि एक जनरल तरीका अगर हम a की पावर 0 निकालते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो मैं इसके अंदर कुछ भी पुट करता जाऊँ, 20 तक मैं नंबर पुट करूँगा तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना। और 1 जब z को मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, क्योंकि z भी तो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, ये भी तो देखना है। तो ठीक है, 2 रखा, 2 की पावर 0 1 के बराबर आ गई तो उसको z से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, z आ गया। इसी तरीके से मैंने n की पावर जो है मैंने क्या रखी, n की जगह 20 रखा, n की पावर 20 किसके बराबर आया, 1 के, उसको z से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आया, z आया। तो आंसर मेरा क्या आता जा रहा है बेटा, इसका समीशन n इक्वल टू 1 टू 20, ठीक है, n की पावर 0 z, इसका आंसर क्या आता जा रहा है बेटा, z प्लस z मतलब z आ ही जा रहा है। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बेसिकली हमारे पास 20z मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज़ मेरे जहन में याद आ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ, मैंने शायद लिखे नहीं है इसमें। ठीक है, एक इंटीग्रेशन वाला एमसीक्यूज़ था बेटा 17वां, जो पूछा गया था कि अब वो पता नहीं कुछ ना जैसे भेजा है कि एक्स की जो है मुझे इंटीग्रेशन निकालनी थी। ठीक है, मुझे अगर एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है तो बेटा आपको पता है कि जनरल टर्म की अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं, जैसे एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी हो तो क्या होगा बेटा, एक्स में हमारे पास एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन निकालनी है। ठीक है, मुझे एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन निकालनी है तो बेटा क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम +1 करते हैं पावर में, और वही टर्म जो ऊपर ऐड किया है ना वही नीचे के नीचे आ जाता है, यानी कि n+1 प्लस का c। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल कुछ इसी तरीके से था बेटा, मेरे पास इंटीग्रेशन थी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, या पता नहीं पावर में n था या क्या था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से आंसर उसका ये था n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस का c। ठीक है, यानी कि जनरल टर्म के आप इंटीग्रेशन ले रहे थे, वो किस तरीके से ले, तो पावर में 1 ऐड होता है और डिवाइड में क्या हो जाता है, वही जो ऊपर पावर में टर्म होती है वही नीचे आ जाती है। ठीक है, भले पावर में n यहाँ हमने +1 किया है लेकिन n भी यहाँ पे नीचे आता है। ये जनरल तरीका है इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने का। तो सही है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट सवाल है, वो भी आप समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट हमारे पास एक और ये था कि 19वां, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो लास्ट सवाल हमारा यहाँ पे क्या था, वो इस तरीके से था कि 10 टू 55 यानी कि 2 to 5 यानी कि 225 की मुझे क्या करनी थी, वैल्यू बतानी थी। बेसिकली ये सवाल बहुत आए थे कि साइन 70, पता नहीं साइन 770, इन तरह के टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मुझे क्या करनी थी, वैल्यूज़ बतानी थी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया बेटा कि आप क्या करोगे, पहले जो आपके पास एंगल होगा उसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद फिर जो आपके पास जो छठा एंगल होगा वो आएगा। ठीक है, वो एंगल आपने लिया, वो एंगल लेने के बाद फिर आप देखो कि बेटा वो एंगल जो है उसको भी मतलब स्प्लिट करके वो एंगल देखो कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो एंगल, आपने ये चीज़ चेक करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 180 और 270 के बीच में आ रहा है तो वहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका जो 90 और 180 के बीच में आपका साइन और cosec पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आप चेक करो कि कौन से कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है आपका एंगल। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप ये चीज़ समझ में आई ना कि कौन से कोऑर्डिनेट में, तो आपका आंसर भी वो क्या होगा, उसी हिसाब से मतलब पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे वो नेगेटिव में ये आपका जो है जो 210 ये किस में आ रहा था, 180 और 270 के बीच में आ रहा था, तो हमारे पास वहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो फिर इसको यहाँ पे एंगल को निकाल के उसको फिर जो स्प्लिट करके आप चेक कर लेना, उसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जैसे ये है, अब देखो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ कि बेटा मैं 225 को माइनस करूँ 180 डिग्री से। ठीक है, ये बेसिकली किसके बीच में लाई कर रहा है ये एंगल, आपके पास 225, अगर 225 को देखा जाए तो बेटा ये कौन से बीच में, आपके 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे आपको पता है कि 10 हमारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा,
पॉजिटिव में ही आएगा, सही है। तो पॉजिटिव में आपके पास आंसर आएगा, जब जब क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, tan 45 डिग्री, यानी कि हमारा tan 225 जो है किसके, यानी कि 225 किसके बराबर होता है बेटा, tan 45 डिग्री के। ठीक है, हमने इसको उससे माइनस करा तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, वो 1 होती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं मेक इजीली। सो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये आज के कुछ एमसीक्यूज़ थे, कल भी इसी तरीके के एमसीक्यूज़ पूछेगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करना ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जितनी मेहनत से मैंने बताया समझाया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया सब कुछ, ठीक है, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा बेटा।